अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब बच्चे? माशाल्लाह। अच्छा तो बेटे आज हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 10 है। टॉपिक नंबर 2। टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। मेरे बेटे मैग्नेटिक फ्लक्स एक किस्म की स्केलर मिकदार है, स्केलर क्वांटिटी है। इसको हम रिप्रेजेंट फाई बी से करते हैं। फ्लक्स डेंसिटी एक वेक्टर मिकदार है। और इसको हम रिप्रेजेंट कैपिटल बी उसके ऊपर वेक्टर इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। इसी का एक और नाम है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है बी के बारे में, तो हमने लास्ट टाइम F इज इक्वल टू आई एल बी, बी इज इक्वल टू F बाय आई एल, ये सारा हमने डिटेल में पढ़ा। आज का जो हमारी मेन डिस्कशन है वो क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे बेटे डेफिनेशन करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स मीन बहाव, गुजरने की सलाहियत। अब ये किस चीज से गुजरने की सलाहियत है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ वेक्टर एरिया या यूनिट एरिया। एक खास एरिया में से जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजरती हैं उसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां इस डेफिनेशन के अंदर अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स के कितने कंपोनेंट बन जाते हैं? दो हिस्से बन जाते हैं इसके। एक क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि बी, और एक क्या है? एरिया। इसकी एक डेफिनेशन और भी हो सकती है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड वेक्टर एरिया। अच्छा, फ्लक्स को ज़ाहिर किससे करते हैं मेरे बेटे? बोले फाई बी से। ये डॉट प्रोडक्ट है किस किस चीज का? बी डॉट ए का। तो अगर यहां से हम डॉट खत्म करें तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट के नतीजे में क्या आता है? कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा बी ए कॉस थीटा। अब आप इसको मेरे बेटे यूं भी लिख सकते हैं, ए और बी का कौन सा कंपोनेंट?
कॉस थीटा। अब फर्ज करें आपके पास ये एक तिरछी सी सरफेस है और इस सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद, एक खास तादाद गुजर रही है। इस सरफेस के ऊपर सीधा इसका वेक्टर एरिया होता है। हर सरफेस के ऊपर नॉर्मल में, परपेंडिकुलर में एक वेक्टर एरिया होता है। अब ये इस सरफेस के ऊपर जो मैंने बनाया है इसे आप क्या कहेंगे? इसका वेक्टर एरिया। ये जो बी है इसे आप क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इन दोनों के दरमियान यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसे क्या कहेंगे आप? थीटा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक सरफेस है, इस सरफेस का ये सरफेस एरिया है, ये सरफेस का सरफेस एरिया है। इसके ऊपर ये जो निशान है ना एरिया का ऊपर की तरफ नॉर्मल, इसको बोलते हैं वेक्टर एरिया। जो सरफेस एरिया के ऊपर हमेशा नॉर्मल होता है। यहां हमें एक चीज तो समझ आ गई जो नोट करने वाली बात है कि सरफेस एरिया और चीज है और वेक्टर एरिया, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के वेक्टर एरिया पैरेलल होगा उस वक्त सरफेस एरिया परपेंडिकुलर होगा। जब सरफेस एरिया पैरेलल होगा तो वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होगा। दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। तो इसको आपने माइंड में रखना है कि यहाँ पे ये जो चीज है ये सरफेस एरिया नहीं है, बल्कि कौन सी चीज है? वेक्टर एरिया। ठीक है। अब इसको मजीद अगर मैं थोड़ा सा खोलूं आप लोगों के लिए, ये मेरे पास एक सरफेस है, इसके ऊपर ये वेक्टर एरिया, ये सरफेस एरिया। अब देखें तो इनका एक दूसरे के ऊपर 90 का जाविया बांध रहा है ना, बांध रहा है। सरफेस एरिया और वेक्टर एरिया हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको मजीद खोलें, इस तरफ क्या है मेरे बेटे? बी। इसी शक्ल को देखें, ऊपर की तरफ क्या है? ए। अब ए की सिमत में बी का एक कंपोनेंट है, कौन सा? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। बी का प्रोजेक्शन है किस पर? ए पर। उसे क्या कहते हैं? बी कॉस थीटा। इसी वजह से इन दोनों को मिलाऊं तो क्या बन जाता है? ए और बी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास वही फार्मूला बना ना। तो कॉस थीटा स्केलर प्रोडक्ट ये इस वजह से आती है। अब अगर हम इसके स्पेशल केसेस की बात करें, पहला केस हम कर लेते हैं मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है? कब होगा? जब बी और ए का वेक्टर आपस में क्या होगा? पैरेलल। क्या होगा? पैरेलल। लेकिन इसी लाइन को अगर मैं यूं लिखूं कि मैग्नेटिक
field lines are perpendicular on सरफेस एरिया। तो कोई मसला है आप लोगों को? मसला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये पैरेलल है। पैरेलल किसके साथ है? वेक्टर एरिया के। जो चीज वेक्टर एरिया के पैरेलल होगी वो चीज सरफेस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। अगर मैं इसको एक और तरीके से लिखूं, when surface is held perpendicularly to magnetic field lines, एक सरफेस को जब आप परपेंडिकुलरली लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो फ्लक्स क्या होता है? मैक्सिमम। ये बात भी वही है, ये बात भी वही है, और ये बात भी वही। अब ऐसा है कि हम इसकी फिगर बनाते हैं। ये मेरे पास क्या है? एक सरफेस है। इस सरफेस पर बाहर की तरफ ये क्या लगा हुआ है? एक वेक्टर एरिया। इस सरफेस को मैंने परपेंडिकुलरली रख दिया है, लेकिन किसके परपेंडिकुलरली रखा है? बोले, सरफेस को परपेंडिकुलरली रखा है। किसके? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। इस सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के मैंने क्या रख दिया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है ऐसे, सरफेस को रख दिया है ऐसे, तो परपेंडिकुलरली हो गया। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये वेक्टर एरिया दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? पैरेलल। तो बी का वेक्टर और ए का वेक्टर पैरेलल हो गए, लेकिन सरफेस क्या हो गई? परपेंडिकुलर। अब आपस की बात है, यहां पे थीटा कितना होगा? थीटा 0 डिग्री हो, क्योंकि थीटा एक एंगल है, और एंगल हमने लेना है बी के वेक्टर और ए के वेक्टर के दरमियान। दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल में थीटा क्या होगा? 0। मेरे बेटे परपेंडिकुलर होते तो 90 होना था ना, एंटी पैरेलल होते तो 180 होना था। अब क्या है मेरे बेटे? पैरेलल। बी भी इस तरफ है और वेक्टर एरिया भी इस तरफ है, दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। तो पैरेलल में थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला क्या है? बी ए कॉस थीटा। अब अगर कॉस 0 डिग्री हो, वो क्या आता है मेरे बेटे? 1। तो फ्लक्स मैक्सिमम हुआ कि ना हुआ? क्योंकि थीटा का आंसर क्या है? मैक्सिमम। बी ए कॉस 0 डिग्री, बी ए का 0 क्या आता है? मान के ये किसकी इक्वल हो गया? बी ए, और इसका आंसर ये स्केलर प्रोडक्ट में क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है। अब ये कौन सा केस था? मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब हमने किसका करना है? अब बोल दे। मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, मिनिमम का केस है। अब मुझे ये बताएं, जब मैक्सिमम का मिनिमम फिर उल्टा नहीं हो जाएगा? क्या होगा फिर? हाँ, बोले क्या होगा? तो जो बी है वो वेक्टर एरिया के ऊपर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। लेकिन अगर हम करें सरफेस एरिया की बात, वो क्या हो जाएगा? पैरेलल। के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल। किसके पैरेलल? पैरेलल टू
सरफेस एरिया। इसको हम यूं भी तो कह सकते हैं, फ्लक्स विल बी मिनिमम व्हेन surface is held, shabash, parallel to magnetic field lines। अब मेरी जो सरफेस है वो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या थी, परपेंडिकुलर रखी हुई थी ना। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या कर देनी है, पैरेलल। तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से गुजर जाएंगी और कुछ नीचे से गुजर जाएंगी। तो ये मेरे बेटे बी है और ये इसके ऊपर ये वाला वेक्टर एरिया, ऐसा ही है। इनके दरमियान एंगल कितना मान रहा है, 90 डिग्री का। अब अगर आप देखें तो फार्मूला बना लेते हैं। फ्लक्स का क्या फार्मूला है, बी ए कॉस थीटा। कॉस यहाँ पे कितना है, कॉस कितना मेरे बेटे। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस 90 जीरो नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, बी ए की जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो। आंसर क्या आ गया, जीरो। तो फ्लक्स क्या हो गया, मिनिमम। अब आपस की बात है, यहां सरफेस रखी हुई है ये वाली, ऐसे लाइंस जा रही हैं, इसमें से लाइनें गुजरेंगी तो फ्लक्स होगा ना। फ्लक्स की डेफिनेशन ये है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। ऐसे रखूंगा तो फ्लक्स मैक्सिमम आएगा ना। इसको आस्ता आस्ता काम करता गया हूं, फ्लक्स थोड़ा काम होता गया, काम होता गया, काम होता गया, काम होता गया। जब यहां पे पहुंचा है, कुछ लाइनें ऊपर से गुजर गई हैं, कुछ लाइनें नीचे से गुजर गई, इसमें से लाइन गुजर ही नहीं रही। जब आपकी सरफेस में से लाइन गुजर ही नहीं रही तो फ्लक्स होगा, फिर फ्लक्स नहीं होगा। तो जब सरफेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है तो फ्लक्स मिनिमम है, जब परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स। लेकिन यहाँ बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, वेक्टर एरिया और चीज है और सरफेस एरिया, इसको आपने माइंड में रखना। हाँ, अगर जब इनक्लाइंड हो, ना पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो, तिरछा हो, थीटा हो, तो फार्मूला क्या बनेगा, बी ए कॉस थीटा। फिर मैक्सिमम मिनिमम नहीं है। ठीक हो गया। तो तीन केस हो गए ना, एक परपेंडिकुलर वाला, एक पैरेलल वाला और एक इनक्लाइंड वाला, तिरछे वाला। यहाँ पे अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में थोड़ी सी बात करनी पड़े तो कोई मसला ही नहीं है। हमने इसको पहले किया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज़ाहिर किससे करते मेरे बेटे, बी से। अब फार्मूला क्या है, पैरेलल केस में फाई किसके इक्वल मेरे बेटे, बी ए के। यहां से अगर आपको बी निकालना पड़े तो फाई बी ओवर ए। आप इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे फिर, बी किसको कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को कहते हैं, सॉरी फाई बी किसको कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। एक एरिया में से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसी का नाम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। उसका क्या नाम है, डेंसिटी। अगर यहां इसके यूनिट की बात करें, हम किसके यूनिट की बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के यूनिट की बात करें, तो उससे पहले आप पहले इसके यूनिट्स निकालें। यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किधर निकालें, इधर जगह खाली आ जाते हैं। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स
ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है मेरे बेटे, बी और ए। बी के यूनिट आप लोगों ने पढ़े हैं ना, क्या यूनिट है, टेस्ला। एरिया के क्या यूनिट है, मीटर का स्क्वायर। टेस्ला किसके बराबर है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। साथ क्या आ गया, मीटर का न्यूटन पर एम्पेयर और मीटर स्क्वायर। ये माइनस के एक है, जमा के कितने हैं, दो, जमा के एक बच गया ना, साथ क्या आ गया, पर एम्पेयर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के क्या यूनिट आ गया, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। आम जबान में इसको वेबर से जाहिर करते हैं। वेबर की अलामत है डब्ल्यू बी, डब्ल्यू कैपिटल और बी छोटा। अब अगर यहां पे अगर हम बी का यूनिट निकालें, इसका क्या यूनिट है फ्लक्स का, वेबर, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर वेबर है। एरिया का क्या यूनिट होता है मेरे बेटे, मीटर का स्क्वायर। ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वेबर पर मीटर का स्क्वायर। और अगर वेबर की वैल्यू पुट कर दे, वेबर किसकी इक्वल है, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। ये क्या है, पर मीटर स्क्वायर। जमा का एक और माइनस के तो क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, जो कि किसकी इक्वल है, टेस्ला के। तो यहाँ बी के कितने यूनिट बन गए मेरे बेटे, तीन। एक तो बन गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, दूसरा बन गया न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और तीसरा बन गया टेस्ला। तो टेस्ला किसका यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, बी का मैग्नेटिक इंडक्शन का, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। और वेबर किसका यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, जब सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। और मिनिमम क्या होता है, जब सरफेस हेल्ड इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये मेरे बेटे आज का एक छोटा सा टॉपिक था। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह हाफिज।